Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about important questions from Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो मैं आज जो आप लोग को 70% सिलेबस पढ़ना है, उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल ले लीजिए ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊँ, आप उसे मार्क करते जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। टॉपिक 1 है एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी से बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक कि मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम रिबन का कलर क्यों चेंज हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एक्टिविटी करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है? नेक्स्ट आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसके ऐश का कलर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश है वो किस नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 से क्वेश्चन आता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। तो वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है और वर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए बिटवीन देम तक। यदि 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना ही लिखेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स में आता है तो आप वर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक लिखेंगे बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इस टॉपिक से 100% श्योर है कि क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन 2 तरह का है, आपको जो भी लर्न हो आप उसे लर्न कर सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन है द टोटल मास से स्टार्ट करते हुए इन द रिएक्टेंट्स। सेकंड डेफिनेशन है द नंबर ऑफ एटम्स से स्टार्ट करते हुए केमिकल रिएक्शन तक। तो इन दोनों डेफिनेशन में से जो भी आपको लर्न हो आप उसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके नॉलेज के लिए ये बता देती हूँ कि ये वर्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यदि वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन आप लिख रहे हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि ये 100% श्योर है कि जरूर आएगा। तो बैलेंसिंग को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसे बैलेंस करना है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि LHS में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट का कितना है वो लिखते हैं। एंड थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, यानी कि RHS साइन में नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि एलिमेंट का क्या है। ओके, और जब भी आप फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं तो सीक्वेंस वाइज आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है Zn, तो यहाँ लिखेंगे Zn। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सल्फर, तो यहाँ लिखेंगे सल्फर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि Zn का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कितना है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, क्योंकि H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, यहाँ भी H2 लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ भी 2 एटम्स है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2। इसके बाद आता है सल्फर। तो सल्फर का रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। और फिर प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में इसके नंबर ऑफ एटम्स है 4, यहाँ नीचे में लिखा है 4, तो यानी कि 4 एटम्स है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, यानी कि यहाँ भी 4 एटम्स है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब हम लोग मैच करेंगे दोनों ही नंबर्स को कि क्या इक्वल है या अनइक्वल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिंक के एटम से 1 1, फिर हाइड्रोजन 2 2, फिर सल्फर के लिए 1 1, फिर ऑक्सीजन के लिए 4 4। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब अनबैलेंस इक्वेशन को देखते हैं कि उसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इक्वेशन है Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 1 में हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जैसे पहले इक्वेशन के लिए किए थे उसी तरह से 3 कॉलम्स बना करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड
एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ऐसा लिख देंगे। इसे मैं पहले समझा चुकी हूँ तो अभी नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद हम लोग नंबर को टैली करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ आइटम्स है एलिमेंट्स के वो कितना है और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ आइटम्स है एलिमेंट्स के वो कितना है। तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं तो Fe का यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आइटम सेम है, लेकिन Fe का और ऑक्सीजन का नहीं है। तो हम लोग इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे और उसे बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए जिस एलिमेंट के एटम्स में डिफरेंस ज्यादा है उस एलिमेंट को ले लिया जाता है और उसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि Fe का 1 है और 3 है, इट मीन्स 3 - 1 2, और ऑक्सीजन का देख रहे हैं यहाँ 1 है और 4 है, तो 4 - 1 = 3। तो हम लोग ऑक्सीजन एटम को ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ इस तरह से लिखेंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल में क्या है और बैलेंस जब करेंगे तब क्या होगा, और सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में क्या है और थर्ड कॉलम में लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में क्या है। तो इनिशियल में क्या है, H2O, यहाँ देख लेते हैं H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1। फिर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो यहाँ 4 इन Fe3O4। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 को 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 को 4 करने के लिए सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिख देंगे 1 × 4, और इधर तो चूंकि 4 है ही तो यहाँ 4 लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट फिर से हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। चूंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो हम लोग इस कंपाउंड यानी कि H2O के सामने 4 लिख देंगे। ओके, इसका ये मतलब होता है कि 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में इक्वल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम हो जाएगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि 4 × 2 इट मीन्स 8। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए इस कॉलम में इनिशियली जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है उसको यहाँ लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड में भी इनिशियली जिस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है उसको यहाँ लिखेंगे। तो एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन H2O में है और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं सिर्फ H2 लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन अकेला है। तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिख देंगे 4H2O और यहाँ लिखेंगे H2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का नंबर है 8 और यहाँ है 2, तो 2 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है 8। इसके बाद हम लोग फिर से रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन लिखने के बाद इस 4 को H2 मॉलिक्यूल्स के सामने लिख देंगे, जैसा कि पिछले स्टेप में किए थे। इस 4 को हम लोग H2O के सामने लिखे थे, तो यहाँ हम लोग 4 को H2 के सामने लिख देंगे। इसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि 4 × 2 8, और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं 4 × 2 8, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या डिसबैलेंस है, तो Fe, क्योंकि Fe यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। अब हम लोग Fe को बैलेंस करेंगे। इस स्टेप में भी हम लोग सेम मेथड करेंगे। Fe रिएक्टेंट साइड में कहाँ है और किस तरह से है उसको लिख देंगे, एंड प्रोडक्ट साइड में किस कंपाउंड में Fe है उसको लिख देंगे। एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए Fe रिएक्टेंट साइड में अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इस कंपाउंड के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, इन Fe एंड इन Fe3O4। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे Fe का रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम है 1 और यहाँ है 3। अब 1 को 3 के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 × 3। अब फिर सेम मेथड की तरह कर देंगे, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जहाँ Fe लिखा हुआ है उसके सामने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमारा इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ भी Fe 3 है। इससे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके थे, तो लास्ट में हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिख देंगे और साथ में लिख देंगे हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अब एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इक्वेशन को बैलेंस करें, साथ में फिजिकल स्टेट भी लिखे। तो जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को लिखिए, तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा। और स्टेट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। गैसेस स्टेट को हम लोग G से डिनोट करते हैं, लिक्विड स्टेट को L से डिनोट करते हैं, एक्वस स्टेट को AQ से डिनोट करते हैं और सॉलिड स्टेट को S से डिनोट करते हैं। इन सब का डिटेल में चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं।
और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि ये इक्वेशन जो हम लोग इससे पहले बैलेंस किए थे, इन सब में फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ S यानी कि Fe सॉलिड स्टेट में, यहाँ H2O के सामने G लिखा है यानी कि H2O गैसेस स्टेट में, फिर Fe3O4 के सामने S लिखा है यानी कि Fe3O4 सॉलिड स्टेट में, और H2 के सामने G लिखा है यानी कि H2 गैसेस स्टेट में। इसी तरह से फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। ओके, इसके बाद का टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, उसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन को डिफाइन करें, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आ जाएगा क्वेश्चन कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रिएक्शन इनकम्प्लीट लिखा रहेगा, उस इनकम्प्लीट रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ मैं एक रिएक्शन को समझा देती हूँ, इससे आप आसानी से यदि इनकम्प्लीट रिएक्शन आता है एग्जाम में तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लिखा है, मीथेन इन गैसेस स्टेट व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन गैसेस स्टेट इट गिव्स CO2 इन गैसेस स्टेट प्लस H2O इन गैसेस स्टेट। मान लेते हैं कि CO2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप किस तरह से समझोगे कि यहाँ पर CO2 आएगा? तो एक बार चेक करते हैं। CH4 प्लस 2O2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन एलिमेंट्स है। तो यहाँ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना नंबर है? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, और ऑक्सीजन का कितना नंबर है? तो 2। तो अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ 4 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन का, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स यहाँ आ चुका है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट्स को हटा देते हैं। यहाँ चूंकि ऑक्सीजन का 4 एलिमेंट्स है तो इसमें से 2 को हटा दिए, बचा कितना? 2। और क्या बच रहा था? कार्बन। तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा? CO2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे CO2। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इस रिएक्शन को भी लर्न कर लीजिएगा, ये इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 6 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यहाँ इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको यहाँ लिखना होगा अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler products is known as decomposition reaction. ओके, नेक्स्ट इस रिएक्शन को भी आप लर्न कर लीजिएगा। इस रिएक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी क्वेश्चन के साथ सरप्लस में आएगा कि CaCO3 लिखा होगा और पूछेगा कि उसका नाम क्या है, तो आप इस नाम को याद कर लीजिएगा, लाइमस्टोन है। फिर हो सकता है कि आए कि CaO का नाम क्या है, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है क्विकलाइम, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि MCQ में आ जाए कि फॉर्मूला लिखा हो और पूछे कि इसका नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट ये रिड्यूस सिलेबस है तो इसको छोड़ते हुए बढ़ते हैं, ये भी रिड्यूस है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस एक्टिविटी में सिल्वर क्लोराइड को सन रेज के सामने रखा जाता है और कुछ देर के बाद में देखा जाता है कि उसका कलर जो होता है सिल्वर क्लोराइड का वो चेंज हो जाता है। तो पहले इसका कलर होता है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का और बाद में उसका कलर हो जाता है ग्रे। यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनरेज में रखा जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो और बाद में हो जाता है ग्रे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डायरेक्ट पूछ देता है, तो मैं समझा देती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन है, Fe in solid state when react with copper sulfate in aqueous state it gives आयरन सल्फेट इन एक्वस स्टेट प्लस कॉपर इन सॉलिड स्टेट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट ये ब्रेक हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है और इसका सल्फेट जो है वो Fe के पास चला जाता है और नया कंपाउंड बना लेता है आयरन सल्फेट और कॉपर अकेला अलग हो जाता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये टॉपिक ही रिड्यूस्ड है तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये टॉपिक रिड्यूस है लेकिन हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाए, तो मैं इसको समझा देती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ रिएक्शन है कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन को अपने साथ ले रहा है और एक कंपाउंड बना दे रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन को ले लिया। ओके, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यदि इसको हम लोग लिंक करें तो रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन और ये एलिमेंट किस एलिमेंट को लिया, तो ऑक्सीजन को लिया। तो ऑक्सीजन को जब कोई एलिमेंट ले ले
और एक नया कंपाउंड बना दे तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है कॉपर एंड H2O। इस रिएक्शन में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहा है। यदि हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा तो क्या एलिमेंट बचेगा? कॉपर। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, यानी जब किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, और यहाँ जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो बेस्ट है कि आप इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। यदि आपको ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा है तब भी आप इसे लिख सकते हो, यदि आपको रिडक्शन पूछा जा रहा है तब भी आप लिख सकते हो, और यदि रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जा रहा है तब भी आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये टॉपिक रिड्यूस्ड है। तो अब इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है तो आप उसको जरूर से लर्न कर लीजिए और इसमें छूटने का कोई चांस ही नहीं है। डेड श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।